Hello students, welcome back to Prepon. Hope you are enjoying these videos. Let us today do one more video, Revolt of 1857. So we have done Bentinck and Dalhousie. Now until the time of Dalhousie 1856, the conquest of India was almost completed, and after this revolt took place. So let us in short discuss something about revolt, which will be very useful video for you. Revolt of 1857, also called Sepoys Mutiny. So what were the causes of revolt? Revolt के causes क्या हैं? Let us see in short what were the causes of revolt. So certain causes, political causes, the grievances of native rajas and rulers, annexation of Indian states was one important cause. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गुड ऑफ द गवर्न, इस ग्राउंड पे या उस ग्राउंड पे इंडियन स्टेट्स को अख्तियार कर लिया जाता था, उनको कैप्चर कर लिया जाता था. अनड्यू इंटरफेरेंस इन द इंडियन स्टेट फॉर नो गुड रीजन, कोई बड़ा रीजन नहीं था. तो एक तो वहां के राजाओं की, नेटिव रूलर्स की, जो उनके सपोर्ट में अदरवाइज आ सकते थे, उनको उन्होंने एंटेगोनाइज कर दिया था और राज्यों में बेवजह का हस्तक्षेप चल रहा था. मिसरूल इन अवध, गुड ऑफ द गवर्न, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अदर इंडियन स्टेट्स. तो दिस वे दैट वे दे यूज टू कैप्चर वेरियस इंडियन स्टेट्स. तो एक तो पॉलिटिकल कारण ये था, नेटिव राजाज उनके अगेंस्ट होने लगे थे. सबसे बड़ा कारण तो इकोनॉमिक ही हुआ करता था. लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वाज हाईली एक्सप्लॉयटेटिव. बहुत हाई लेवल पे, हाई रेट पे वो रेंट वसूल करते हैं, रेवेन्यू वसूल करते हैं. और ओबियसली जब लोग नहीं दे पाते हैं तो लैंड कन्फिस्केट फाइनली हो जाती है, साहूकारों के पास रखते हैं, और जो लैंड गई वो कभी मिलने वाली नहीं है. तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम. वो ज़मीन उनके हाथ से चली जाएगी और जो लैंड रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा है कि वो दे ही नहीं पाते हैं. अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न. अंग्रेज इंडियंस को फोर्स करते हैं, इंडिगो है, कॉटन है, जूट है, उन चीज़ों को पैदा करो जिनका सीधे मार्केट इंग्लैंड में मिलता है. जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब हो चुका है. इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम, द इंडियन इकोनॉमी वॉज इंटीग्रेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ यूरोप. अगर वहाँ डाउनफॉल होता है तो भारत में भी डाउनफॉल हो जाएगा. तो देयर वॉज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नॉट बेनिफिटिंग इंडियंस बट वॉज बेनिफिटिंग द ब्रिटिश. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं है क्योंकि जो मैनचेस्टर की, लैंकाशायर की कंपनियां हैं, मशीनें हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल्स इंडिया से जाता है और उससे कंज्यूमर गुड्स बनकर भारत में आते हैं. इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हैंडीक्राफ्ट सिस्टम पे चलता है. अर्बन सेंटर्स वर द कंज्यूमर्स एंड दे यूज्ड टू गेट गुड्स व्हिच वर मैन्युफैक्चर्ड इन द टाउन सराउंडिंग दोज अर्बन सेंटर्स या विलेजेस में. वो कंज्यूमर हुआ करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो वुडन क्राफ्ट की लोग चीज़ें हो, सभी कुछ हैंडीक्राफ्ट सिस्टम से आता है. बट जब इंग्लैंड से सामान आने लगा है जो कि मशीन प्रोड्यूस्ड है, ओबियसली मास प्रोडक्शन होता है तो चीपर होता है. अर्बन सेंटर्स दे स्टार्टेड प्रेफरिंग द गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. राइट फ्रॉम पिन टू पियानो एवरीथिंग वाज कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड. देयर वाज लॉट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में होने नहीं दिया गया है. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं डेवलप होने दिया गया बिकॉज द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड फिर कैसे चलेंगी अगर यहाँ फैक्ट्रीज डेवलप हो जाएगी. तो उल्टी सिस्टम चल रहा है. देयर वॉज डीइंडस्ट्रियलाइजेशन. और जो भारतीय लोग सामान सप्लाई करते हैं रॉयल फैमिलीज वगैरह को, जो रॉयल जो पैलेसेज होती हैं वो भी एक कंज्यूमर हैं, वो भी खत्म होता है. देयर वॉज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन सेक्टर. बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है. तो इकोनॉमिक कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण है. 100 साल में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, एवरी डायमेंशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड बाय द ब्रिटिश रूल. सोशल रिलीजियस कारण भी हुआ करते हैं. देयर वॉज फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड फियर ऑफ कन्वर्जन. 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से क्रिश्चियनिटी स्प्रेड को एक ऑफिशियल ओके कर दिया गया है. एंड एजुकेशन ऑफ मिशनरी सिस्टम हैड बीन डेवलपिंग इन इंडिया. कन्वर्जन होने लगा है. टेम्पल और मॉस्क की लैंड पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अंग्रेजों ने टेम्पल और मॉस्क की जो लैंड होती है उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है. राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट्स, जो इससे पहले ये था कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हाथ धो देगा.
बट 1850 में एक कानून पास कर दिया है जिसमें इफ समबडी गेट्स कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी ही स्टिल हैज राइट ओवर हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट है। और सती और विडो रीमैरिजेस एक्ट जो पास हुए हैं इसको भारतीय कह रहे हैं ये हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स में एक बेवजह का हस्तक्षेप है। सोशियो रिलीजियस कारण भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक कारण भी काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल कारण भी काम कर रहे हैं। और जो वर्किंग कंडीशंस हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर सफ़र कर रहा है इंडियन इकोनॉमी का, सेकेंडरी सेक्टर सफ़र कर रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और जब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है सो द ओनली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कंपनी होती है। यहाँ पर या तो सिविल सर्विसेज हैं या मिलिट्री है। सिविल सर्विसेज में निचले पदों पर ही भारतीय काम कर सकते हैं, सेना में सूबेदार के ऊपर नहीं जा सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी जो है पार्शियल है इंडियंस के लिए, दे कैन नॉट गेट हायर सैलरी, और नीचे के पदों पे रह सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ रेशियलिज्म वाज आल्सो बीइंग डन इन द सर्विसेज। सो इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर हो, ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंडियंस वर सफरिंग। उनके पास और तो कोई साधन है नहीं, नौकरी देने का इकलौता इसको कंपनी के पास हुआ करता है। ऑल दीज कॉजेज वर वर्किंग in totality and had been working over a period of from Plassey to revolt of 1857. So all these things were responsible for the coming of this reform, this revolt. और ये revolt के हालात तो पहले से बनते जा रहे हैं. It was just a bigger explosion of the sentiments of Indians around that time. On these causes which had been getting developed over a period of 100 years, the immediate cause was बिगिनिंग ऑफ एनफील्ड राइफल, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एक नई राइफल इंट्रोड्यूस हुई है विच रैन ऑन ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, और सैनिकों में ये पता लगा है कि दिस ग्रीस विच इज रैप्ड ऑन दिस कार्ट्रिज, कारतूस पे, इट हैज बीन मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग। काउ और पिग के ये फैट से बनती है, एंड हिंदू कैन नॉट टेक फैट ऑफ काउ टू हिज माउथ, मुस्लिम कैन नॉट टेक फैट ऑफ पिग टू हिज माउथ। और इसको लोड करने के लिए इसको अपने मुंह से च्यू करना पड़ेगा, कागज को काटना पड़ता है लाइक दिस ग्रीस कार्ट्रिज। दिस राइफल was introduced. It was produced in British Ordnance Factory at Enfield near London. Enfield जगह का नाम, लंदन में वहाँ बनती थी। 1853 में इस्तेमाल होनी शुरू हुई है। 1852 में क्रीमियन वॉर हुई थी, 52-53 के पास क्रीमियन वॉर हुई है, और क्रीमियन वॉर में ये इस्तेमाल हुई थी। और इसने ब्राउन बेस्ट राइफल को रिप्लेस किया है। इससे पहले चलती थी ब्राउन बेस्ट राइफल, नौ इस्तेमाल होने लगी है एनफील्ड राइफल, जिसमें वन हैज़ टू चू दिस पेपर फ्रॉम हिज माउथ, देन पोर दिस गन पाउडर इन दिस बैरल, एंड देन इसको फोर्स प्रेस करते हैं तब चलाई जाती है। एंड ओबियसली द फैट ऑफ काउ एंड पिग है, तो सोल्जर कैन नॉट टेक टू इट्स माउथ। सो द इमीडिएट कॉज वॉज अगेन रिलीजियस, एज दे वॉन्टेड, दे केम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज द वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर रिलीजन। तो रिलीजियस मुद्दा बन जाता है। कमेटी बैठती है, कमेटी बताती है यस इट वॉज फैट ऑफ काउ एंड पिग बट नॉट डन डेलिबरेटली। बाय द वे, ये जो कार्ट्रिज हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कलकत्ता में होती थी। गंगाधर एंड कंपनी यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कार्ट्रिज, सो इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस ओनली। कार्ट्रिज मैन्युफैक्चरिंग इंडियंस ही करते थे। तो वॉट एवर इट इज, इट बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट। बिगिनिंग होती है, फर्स्ट इवेंट टुक प्लेस इन मार्च 1857। मंगल पांडे ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे की बटालियन का नाम 34th नेटिव इन्फेंट्री हुआ करता है, एंड ही वॉज द फर्स्ट हु was not ready to use the grease cartridge. When he was forced, he shot at his officer. अपने ऑफिसर को शॉट करने की कोशिश की है। He was hanged. हैंगिंग हो जाती है, फांसी हो जाती है। ऐसा होता है तो फिर मेरठ, as I had told you, Dalhousie had shifted ordnance depot from Calcutta to मेरठ। मेरठ में 3rd कैवलरी के सिपाहियों ने भी एनफील्ड राइफल के खिलाफ, ग्रीस कार्ट्रिजेस के खिलाफ बगावत कर दी है। They will not use grease cartridges. उनको फिर कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। 85 ऑफिसर्स वर कोर्ट मार्शल्ड
court martialed, and they were put in prison. Under certain conditions, as I had told you, लगभग 1,30,000 सैनिकों में से 23-24 हज़ार सैनिक ही भारत में हुआ करते थे. A good number of soldiers were sent to fight in Crimean War. बहुत सारे भारतीय सैनिक क्रीमियन वॉर में फाइट करने के लिए इंडिया से भेजे गए थे. तो डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स वॉज वेरी लेस इन इंडिया अराउंड दैट टाइम. तो जब मेरठ का जो डिपो है, ऑर्डिनेंस डिपो है, वहाँ पे फिर देखा जाता है कि अंग्रेज़ों के जो डिप्लॉयमेंट काफ़ी पुअर है, उसी में फिर वहाँ के सैनिक दे टुक होल्ड ऑफ द मेरठ कैंटोनमेंट और देन गेव द स्लोगन दिल्ली चलो. एंड ऑन 10th of May द सोल्जर्स ऑफ मेरठ got released their fellow from the prisons, and then they started moving towards Delhi and came to Delhi on 12th of May, proclaimed बहादुर शाह जफर as their leader. बहादुर शाह जफर को वो लीडर अपना प्रोक्लेम कर लेते हैं, द मुगल एम्परर. दिस वे 12th May 1857 द रिवोल्ट स्प्रेड एंड कंटिन्यूड और स्प्रेड थ्रू आउट मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में ये फैल जाता है. नाउ सर्टेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, इट वॉज कन्फाइंड टू दिस एरिया. जो नॉर्दर्न इंडिया का एरिया है, बिहार एंड यूपी, वहीं तक कन्फाइंड रहा. छुटपुट सेंट्रल इंडिया वगैरह पंजाब यहाँ भी हुआ है, बट इसका जो कोर है, एपी सेंटर है, वो नॉर्थ इंडिया में यूपी और बिहार ही रहा है. तो इसके जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, कई बार वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. लेट अस सी इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट. दिल्ली, नॉमिनल लीडर ऑफ द रिवोल्ट वॉज मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर. वो नॉमिनल लीडर पूरे रिवोल्ट के हैं, बट एक्चुअल कमांड वॉज इन द हैंड्स ऑफ बख्त खान, जिनको टाइटल मिला था साहिब ए आलम बहादुर. बख्त खान वॉज कॉल्ड साहिब ए आलम बहादुर ऑल्सो. सो ही वॉज द वन हु लेड रिवेल्स इन दिल्ली. एंड द दिल्ली का रिवोल्ट फिर जॉन निकोलसन ने सप्रेस कर दिया है. दिल्ली पहला सेंटर था जो कंट्रोल हो गया है, सप्रेस हो गया है. कानपुर में नाना साहेब. नाना साहेब वॉज adopted son of last पेशवा बाजीराव टू. बाजीराव टू हैड डाइड इन 1852. बाजीराव टू की जो पेंशन और टाइटल है वो डलहौजी ने जब्त कर लिया है. सिंस यूर अडॉप्टेड सन, नाना साहेब वॉज डिमांडिंग दैट आई शुड बी गिवन द टाइटल एंड पेंशन ऑफ माई फादर, आई बींग पेशवा. डलहौजी said you being adopted son will not be accorded any title or pension. Hence Nana Sahib had reason to rebel. He along with Azimullah Khan, Azimullah Khan उनके साथ हैं, rebelled from Kanpur. और Colin Campbell suppressed revolt at Kanpur. लखनऊ का revolt was led by Begum Hadrat Mahal. Henry Lawrence and Campbell also were instrumental in suppressing revolt at Lucknow, another important center. Bareilly, Khan Bahadur Khan and Colin Campbell suppressed the revolt at Bareilly. Khan Bahadur Khan was leader of revolt at this. Jhansi, Lakshmi Bai के adopted son को नहीं राजा माना गया है. She had her reasons to rebel. And Hugh Rose and Campbell, they both had come back from Crimean War. Crimean War एक बड़ी important war यूरोप में हुई है. कहा जाता है ये पहली इंपॉर्टेंट वॉर है वर्ल्ड में जिसमें मॉडर्न मिलिट्री मीन्स इस्तेमाल हुए थे. 1854 से 56 के आसपास क्रीमियन वॉर हुई है. सो दे हैड कम बैक फ्रॉम क्रीमियन वॉर. और क्रीमियन वॉर में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है वो बैटल हार्डन्ड हो जाते हैं. तो दीज पीपल, कैम्पबेल एंड ह्यूज रोज, दे हैड कम बैक फ्रॉम क्रीमियन वॉर. क्रीमियन वॉर में ही एनफील्ड राइफल पहली बार इस्तेमाल हुई है. और क्रीमियन वॉर में ही सोल्जर्स को के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल. शी ऑल्सो वॉज दिस, इसमें उन्होंने काम किया था क्रीमियन वॉर में सोल्जर्स की मरहम पट्टी के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर. तो क्रीमियन वॉर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. और आरा बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है. वहाँ पे जगदीशपुर रियासत के कुंवर सिंह जमींदार हैं. ही लेड द रिवोल्ट फ्रॉम बिहार. विलियम टेलर सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन बिहार. सो दीज वर, बिसाइड्स दिस मैनी अदर सेंटर्स आर ऑल्सो देयर, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर माने गए हैं. लक्ष्मीबाई फॉट टिल जून 1858 एंड शी डाइड इन जून 1858 फाइटिंग अगेंस्ट ह्यू रोज. ह्यू रोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डाइड. और उनके साथ तात्या तोपे भी थे. तात्या तोपे वॉज अनदर इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट. नाना साहेब
के साथ थे, फिर लक्ष्मीबाई के साथ आए हैं और उनकी वो छुपे हुए हैं और किसी ने उनकी खबर दे दी है. सो ही वॉज caught and hanged. So Lakshmibai until she fought, revolt was there. उनकी डेथ के साथ रिवोल्ट खत्म होने लगता है. When she was lying dead, it was commented कि here lay the only men among the rebels. रानी के लिए बोला गया है here lay the only men among the rebels. जितने लोग रिबेल थे उनमें यही एक मर्द साबित हुई. तो रानी लक्ष्मीबाई died and until her death revolt was being fought. लगभग साल भर रिवोल्ट अपने थीम पर, अपने पीक पर चला था. रिवोल्ट फाइनली फेल हो जाता है. तो क्यों फेल होता है? इसकी कुछ वीकनेसेस थी. वीक सेंट्रल लीडरशिप, नो कोऑर्डिनेशन. बहादुर शाह जफर डेफिनेटली कुड नॉट हैड लेड द रिवोल्ट. सो सेंट्रल लीडरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और जो थी वो काफ़ी वीक थी. रिबेल्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो आइसोलेशन में लड़ रहे थे, उनमें कोई आपस में कोई एक कोऑर्डिनेशन जैसा नहीं था. तो वन कारण वॉज वीक लीडरशिप एंड नो कोऑर्डिनेशन अमंग द रिबेल लीडर्स, इसलिए फेल हुआ. वीक मिलिट्री मीन्स, एनफील्ड राइफल के सामने जो मेडिवल मीन्स फाइटिंग के थे वो कहाँ टिक सकते थे. तो जो मिलिट्री मीन्स थे वो काफ़ी वीक थे. एक कारण ये भी हो जाता है. नो पॉपुलर करेक्टर, इट कुड नेवर बिकम अ सिविलियन रिबेलियन. मतलब सिविलियन पूरी जनता का मास एजिटेशन या मास रिवोल्ट का ये रूप नहीं ले पाई थी. इवन दो पीपल सपोर्टेड, लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर मास मूवमेंट का ये कलर नहीं ले पाया है. एजुकेटेड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो चले हैं इस समय रिवोल्ट ऑफ 1857 के अराउंड. और एजुकेटेड क्लास लोगों के लीडर भी बनने लगे हैं, बट एजुकेटेड क्लास इन मीन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली लीडर रिवोल्ट का जो करेक्टर था लीडरशिप का वो फ्यूडल करेक्टर हुआ करता था. एजुकेटेड क्लास ने भी सपोर्ट नहीं किया है. एक कारण ये भी था. सम इंडियंस, कुछ ट्रेटर भी थे, गद्दार भी थे, जिन्होंने, राजा और जमींदार वगैरह भी हैं, जिन्होंने खबरें दी हैं, सपोर्ट किया है ब्रिटिश को. तो कुछ ये भी एक वजह है कि सम इंडियंस सपोर्टेड. इन फैक्ट इट वॉज द सपोर्ट ऑफ इंडियंस बिकॉज ऑफ विच द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द रिवोल्ट. तो ये कुछ कारण है कि कुछ इंडियंस का सपोर्ट है, जमींदारों का, राजाओं का सपोर्ट है अंग्रेज़ों के लिए. तो वो ये भी एक वजह है सप्रेस होने की. तो इन सारे कारणों की वजह से ये सप्रेस हो जाता है. वीकनेस ज़्यादा थी इसलिए ख़त्म हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ भी हुआ करती है. ऐसा नहीं है कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी. हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. चाहे मास लेवल पे हो या लीडरशिप के लेवल पे हो, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. ओपन एंड कोवर्ट सपोर्ट ऑफ मासेज एट फ्यू प्लेसेस. जगह जगह पर लोगों ने या तो आगे बढ़ के सपोर्ट दिया है या उन्होंने छुप के सपोर्ट दिया है. लोगों ने उनका बाइकआउट खुलेआम किया है जो अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे हैं. तो कुछ इसकी स्ट्रेंथ भी है. हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवोल्ट. कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है और वो जमींदारों, साहूकारों को बाइकआउट कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हैं, और ओपन सपोर्ट भी कई जगह पर दिया गया है. तो इट हैड सर्टेन बेनिफिट्स एंड यू कैन स्ट्रेंथ ऑल्सो. रिवोल्ट की, रिवोल्ट सप्रेस हो जाता है. और किसने रिवोल्ट के बारे में क्या कहा? 2-3 स्टेटमेंट. वी.डी. सावरकर ने बोला इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ही रोट ए बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उन्होंने किताब लिखी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वी.डी. सावरकर, इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सुरेंद्रनाथ सेन हिस्टोरियन है. रिवोल्ट इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने किताब लिखवाई है. किताब का नाम है 1857. He was the official history. This book is called Official History of Revolt of 1857. Government of India got it written through historian Surendranath Sen. किताब का नाम 1857. R.C. Majumdar did a lot of research, a historian on revolt of 1857, and he said it was neither the first nor national nor a war of independence, as large parts of country remained uninfluenced, unaffected. आरसी मजूमदार ने काउंटर स्टेटमेंट दिया है. पहली बात तो ये पहली नहीं थी, काफ़ी पहले से सिपाहियों के विद्रोह होने लगे हैं. ये नेशनल भी नहीं थी बिकॉज इट वॉज नॉट फॉट ऑन द ऑल इंडिया लेवल. इट वॉज यू कैन से लोकलाइज्ड हुआ करती थी. इट वॉज नॉट ए वॉर, इट वॉज ए सिपाहीज म्यूटनी, सिपाहियों का विद्रोह था. तो इट वॉज नॉट फर्स्ट, पहले भी सिपाहियों के विद्रोह हो चुके हैं. नॉट नेशनल,
fought on localized level, not national level. It was not a war, it was a simple mutiny of सिपाही. उन्होंने रिसर्च की है आर सी मजूमदार. So these statements given by certain historians and leaders. So this is all about revolt of 1857. इसके फिर आफ्टर मैथ हुए हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पास हो जाता है. विक्टोरिया वॉज Queen at that time and Canning was Viceroy at the time of revolt of 1857. He was the Governor General of India at that time. इसके बाद वो Viceroy बन जाएगा. तो रिवोल्ट के बाद फिर चेंज ओवर होता है, कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाता है एंड नाउ क्राउन स्टार्टेड रूलिंग इंडिया डायरेक्टली. सो दिस इज ऑल अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 इन शॉर्ट. आपके दिस इज अबाउट रिवोल्ट एंड होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो. I have told you our test series is going on. You can visit prepon.in. prepon.in पे आप जाकर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. Many people have joined it. It is a very good test series, both for all the subjects and one is theme based. Theme based में हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज है, उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ टेस्ट सीरीज है, थीम बेस्ड टेस्ट सीरीज. ये क्या है, यू कैन गो टू द चैनल इटसेल्फ, वहाँ आपको पता लग जाएगा. सो आई रिकमेंड यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2021. यूजफुल रहेगी आपके लिए. सो थैंक्स अ लॉट.